इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और उनके लॉबियस्ट जो हैं वो यूएन में और अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि पाकिस्तान से जो लॉबियस्ट हैं वो कभी भी इतने सक्सेसफुल नहीं रहे। अगर वो रहे भी हैं तो वो पाकिस्तान के हक में नहीं है। अभी रिसेंटली फैटफ से बाहर निकले हैं। दुनिया के सामने हाथ फैला रहे हैं, हमें कोई डॉलर्स दे दो। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉलर से बिल्कुल खाली हुआ पड़ा है, डिफ़ॉल्ट के ऊपर मुल्क खड़ा हुआ है। और उसके बाद हम लोग किसी को ये कह दें कि भाई हमारी रीजंस के ऊपर आप इसको टेररिस्ट करा दे तो आई डोंट थिंक सो कि इट विल वर्क लाइक दैट। हमने खुद बताया है कि हम एक स्टेट हैं जो टेररिज्म में घिरी हुई है, हमारी मदद की जाए। हमने आलमी फोरम्स पे, इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके चीख के गले फाड़ के कहा है कि हमारे यहाँ बड़ी दहशतगर्दी है, हमारी मदद की जाए। तो हमने अफगानिस्तान के अंदर ये किया, अमेरिका का साथ दिया सिर्फ डॉलर्स के बदले में, और फिर अपने आप को टेररिस्ट कंट्री बनवा लिया। वो जो कभी मुजाहिदीन थे वो बाद में टेररिस्ट बन गए। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, इंडियन नेशनल गोविंद पटनायक, जिसे एक लंबे अरसे से पाकिस्तान ने अपने पास गिरफ्तार कर रखा है। पाकिस्तान के मुताबिक गोविंद पटनायक ने 2018 में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ मिलकर बलूचिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट किया था, जिसके नतीजे में 160 पाकिस्तानी अपनी जिंदगी की बाजी हार गए थे। ये सारा मामला लेकर पाकिस्तान जब चाइना के साथ मिलकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पहुंचा तो वहां पर 5 कंट्रीज ने इंडिया का साथ दिया, इंडिया के हक में खड़ी हो गई और इंडिया को प्रोटेक्ट किया। तो इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से कि ऐसी क्या वजह है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इतनी स्ट्रॉन्ग और सॉलिड रीजन देने के बावजूद भी 5 कंट्रीज इंडिया की हमायत में खड़ी हो गई हैं। तो आइए जानते हैं इस पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नदीम खालिद। अरसलान उस्मान खादिम। नदीम, ऐसी आपके नज़दीक क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान की इतनी स्ट्रॉन्ग और सॉलिड रीज़न देने के बावजूद भी यूएन की 5 कंट्रीज इंडिया की हमायत में खड़ी हो गई? उसकी सबसे बड़ी वजह तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और उनके लॉबियस्ट जो हैं वो यूएन में और अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि पाकिस्तान से जो लॉबियस्ट हैं वो कभी भी इतने सक्सेसफुल नहीं रहे। अगर वो रहे भी हैं तो वो पाकिस्तान के हक में नहीं है। हुसैन हक्कानी एक एग्जांपल हैं जो कि इंडिया की तरफ उनका बहुत ज़्यादा झुकाव है। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस दुनिया में उभारना है और वहाँ के जो अमेरिकन सेनेटर्स हैं उनको कन्विंस करना है ताकि अमेरिका हमारी सपोर्ट में आ सके। अब ये देखें, ये अब टेररिस्ट हैं, एक अब उनका साफ पता है। पाकिस्तान में उन्होंने एक दहशतगर्दी के एक हमले में इन्वॉल्व, उसमें 160 पाकिस्तानी शहरी उसमें मर गए थे। तो ये उनके बाद तो कोई इसमें शक नहीं रहता, कुलभूषण का मामला हो चाहे, तो ये एक साफ़ है कि इंडिया हमारे मुल्क के अंदर हमारे लोगों के साथ मिल के यहाँ पर दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहा है, जो कि बेसिकली पता भी लग गया था जब ये कुलभूषण वाले मामले में भी। तो पाकिस्तान की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो सॉफ्टली भी काम कर रही हैं, उन पर ब्लेम लगता है तो उनको फ़ौरन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस काउंट कर लिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान एक इंडिविजुअल का नाम तक जो है वो नहीं टेररिस्ट के तौर पर रिकग्नाइज करवा पा रहा। और टीटीपी तो एक प्योरली ग्रुप ही उनकी तरफ से स्पॉन्सर्ड है। वरना आप बताएं कि बलूचिस्तान के अंदर जो इतना असलहा, जदीद किस्म का असलहा जो जो लिबरेशन वाले हैं वो चला रहे हैं, वो असलहा कहाँ से आया है, वो किसने स्पॉन्सर किया है? और ये कोई 1-2 करोड़ की बात नहीं है, ये अरबों रुपए की बात है। और अरबों रुपए कहीं ना कहीं से स्पॉन्सर तो हो रहे हैं। और इनकी जो लीडरशिप है बलोच लिबरेशन की वो यूके में बैठी हुई है और यूके में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एहतजाज किया, पाकिस्तान के बलूचिस्तान फ्री के नारे लगाए गए हैं, उनके बैनर्स लगाए गए हैं, हेलीकॉप्टर तक पे चलाए गए हैं। तो ये पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को बहुत बड़ी डज़ है एक, और पाकिस्तान को इस पर फोकस करना चाहिए। सना, ये एक रीत चली आ रही है और ये कोई नई बात तो है नहीं, ये बहुत ही पुरानी है। पाकिस्तान को हमेशा से ही जो आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश की गई है, और रिसेंटली जैसे FATF है, इसको भी लेकर सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन को, हमारे जो नाजरीन हैं उन्हें मुबारकबाद भी देना चाहूँगा। हमारे मुल्क के लिए बड़ी खुशाइन बात है। और इस तरह की जो चीज़ें हैं जिनमें पाकिस्तान डेवलप कर रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, हमारी चीज़ें जैसे कि आगे की जानिब बढ़ रही होती हैं, जैसे CPEC और इस तरह की चीज़ें जब पैरेलल चल रही होती हैं तो हमें इंटरनेशनल लेवल पे नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। यूनाइटेड नेशंस में कुछ लोग अगर हमारा साथ दे रहे होते हैं तो दूसरी जानिब जो ये दुनिया के जो बड़े चौधरी हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान आगे निकले, आगे बढ़े,
وہ ہمیشہ سے ہی انڈیا کی طرفداری کرتے آئے ہیں، اور انڈیا کو لے کر ہمارے کچھ ایسے مطلب انٹر کنٹری جو ہے ہماری کچھ چند چیزیں ہیں جو ان کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ عثمان، آپ کے نزدیک ایسی کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی اتنی سالڈ ریزن دینے کے باوجود بھی 5 کنٹریز جو ہیں وہ انڈیا کے حق میں کیوں کھڑی ہوگی، انڈیا کی حمایت کیوں کر رہی ہیں؟ بیسکلی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈیا بہت بڑی اکانومی ہے اور پوری دنیا کی یہ وہ ملک ہیں جو چلتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کے اوپر، اور انڈیا دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہے جہاں پہ ان کی چیزیں بکتی ہیں جو انڈیا ان سے امپورٹ کرتا ہے۔ چائنا سب سے بڑا ملک ہے دنیا کا آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے، لیکن وہاں پہ ایشو یہ ہے کہ وہ خود سب سے بڑا پروڈیوسر ہے چیزوں کا، تو وہ امپورٹ نہیں کرتا، بہت تھوڑی چیزیں جو وہ امپورٹ کرتا ہے۔ انڈیا سب سے بڑا امپورٹر ہے اس وقت دنیا کا بنا ہوا، تو ان ممالک کے مفادات جڑے ہیں۔ سب سے بڑی پاور اس وقت دنیا میں ہے پیسہ، منوپلی ہے پیسے کی، تو اس وجہ سے یہ ملک کھڑے نہیں ہوتے۔ دوسرا، انڈیا بہت بڑا امپورٹر ہے آرمز کا، یعنی کہ جو ہم ہتھیار کہتے ہیں جنہیں، ہتھیار کا، تو یہ وہ ملک ہے جن سے ہتھیار خریدتا ہے۔ تو امریکہ اس وجہ سے کھڑا ہوا، یو کے اس وجہ سے کھڑا ہوا۔ دوسرا، پاکستان ذرا رشیا کی طرف بھی جا رہا تھا، اس وجہ سے بھی پاکستان کے خلاف آئے۔ فرانس کبھی بھی انڈیا کے خلاف نہیں کھڑا ہوگا کیونکہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ جرمنی کھڑا ہوتا ہے، اور فرانس اور جرمنی کا آپس میں وہی ایشو ہے، وہی لڑائی ہے جو پاکستان اور انڈیا کی آپس میں لڑائی ہے۔ تو کبھی بھی پاکستان کے حق میں فرانس کھڑا نہیں ہوگا، جرمنی کھڑا ہو سکتا ہے۔ اب فرانس اگر انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوا تو ساری بات ہے جرمنی نے پاکستان کا ساتھ دینا ہے، لیکن جرمنی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے مارکیٹ میں، نہ ویپنری کے حوالے سے، نہ پیسے کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے۔ تو یہ انڈیا کے دوسری سب سے بڑی ایک اور وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے۔ جس طرح ہم نام لیتے ہیں کہ اسرائیل پوری دنیا میں میڈیا کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ کرتا ہے پیسے کے تھرو۔ انڈیا اس طرح سے کنٹرول کرتا ہے کہ سب سے بڑے نیوز نیٹ ورکس انڈیا کے پاس ہیں، ان کے یعنی کہ ایک گروپ کے پاس 10 20 چینلز ہیں۔ ہم نیشنل جیوگرافک کی بات کر لیں، بے شک دنیا کے اندر سب سے بڑا وائلڈ لائف چینل چلانے والا وہ انڈیا سے چل رہا ہے، ڈسکوری چل رہا ہے۔ پھر میڈیا کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سی ای اوز ہیں، وہ سب انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ فیس بک پہ آپ چلے جائیں، آپ یوٹیوب پہ، گوگل پہ چلے جائیں، تو یہ ایک مونوپلی بنی ہوئی ہے، ہر طرف پاور گیم ہے بیسکلی۔ ہمدردی والا یہاں پہ کوئی چکر نہیں ہوتا کہ ان کو کسی کو نہ انڈیا کے ساتھ ہمدردی ہے نہ پاکستان کے ساتھ ہمدردی ہے، ان کو ہے اپنے مفادات کے ساتھ ہمدردی، اور وہ اس وقت انڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ جڑ کے ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ پاکستان نے تو پہلے لگژری آئٹمس پہ امپورٹ پہ پابندی لگا دی ہے، جو پہلے تھوڑی بہت ہم امپورٹ کرتے تھے ہم نے وہ بھی بند کر دی ہیں، تو ان کو تو نقصان ہوگا پاکستان کا ساتھ دے کے، تو انڈیا کے ساتھ فائدہ ہے۔ اور پھر دوسری سب سے بڑی بات کہ وہ پاکستان کو ہمیشہ دنیا میں اسلامک لیڈر کے طور پہ دیکھتے ہیں، تو وہ کبھی بھی ایک اسلامک پاور کو سپورٹ نہیں کریں گے کسی بھی معاملے میں۔ انڈیا ایٹم بم بھی چلا دے گا تو انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آئی بلیو فرسٹ آف آل تو ریزنس تو میٹر کرتی نہیں ہے۔ جب انٹرنیشنل ڈپلومیسی آتی ہے یا پالیٹکس آتی ہے تو وہاں پہ ریزنس میٹر نہیں کرتی، وہاں پہ کسی کا ہولڈ ہونا میٹر کرتا ہے۔ تو پاکستان کا ٹو بی ویری آنیسٹ، پاکستان کی جیسی گورننس اور جیسی پولیٹیکل سچویشن اس وقت اور ٹرموائل آیا ہوا ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان اپنے ملک کے اندر اتنا اسٹرانگ ہے کہ جو کہ اپنی پریزنس کو UN تک پہنچا سکے۔ تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ چیز میٹر کرتی ہے۔ تو میرا یہی چیز میٹر کرتی ہے کہ جو جس کے پاس جتنا پیسہ ہے بھائی وہ کرے گا میٹر۔ آج کل کے دور کے اندر کسی کے پاس نیوکلیئر آرسنل ہونا وہ بھی چیز اتنی میٹر نہیں کرے گی۔ ہاں، 5th جنریشن وار کے اندر تو انڈیا بہت آگے ہے بھائی، لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ دیٹ، کہ اگر ہم لوگ فیس بک اٹھا لیں، انسٹاگرام اٹھا لیں، یوٹیوب اٹھا لیں، گوگل، ہر جگہ تو انڈینس بیٹھے ہوئے ہیں۔ دے نو ہاؤ ٹو ڈسٹریکٹ ایوری تھنگ۔ تو ایسے ہی چلتے گا۔ پاکستان کی اتنی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ویلیو بھی نہیں ہے، لیٹس بی ویری آنیسٹ۔ ہمارا ملک ڈیفالٹ کے اوپر کھڑا ہوا، ابھی ریسنٹلی فیٹف سے باہر نکلے ہیں اللہ کر کے، تھینکس ٹو دا عمران خان، جو کہ ابھی کریڈٹ تو آکے نواز شریف نے لے لیا، بٹ اسٹل کریڈٹ گوز ٹو عمران خان۔ تو ابھی ریسنٹلی فیٹف سے باہر نکلے ہیں۔ دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ہمیں کوئی ڈالرز دے دو۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈالر سے بالکل خالی ہوا پڑا ہے، ڈیفالٹ کے اوپر ملک کھڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد ہم لوگ کسی کو یہ کہہ دیں کہ بھائی ہماری ریزنس کے اوپر آپ اس کو ٹیررسٹ کرا دے دو، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اٹ ول ورک لائک دیٹ۔ اچھا ندیم، میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ US کے مطابق پاکستان میں 12 فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں US کے مطابق، لیکن ہم انڈیا کا ایک بندہ بھی UN میں ریکگنائز نہیں کروا پا رہے ایز اے ٹیررسٹ، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اب یہ انٹرنیشنل دنیا میں جو ہماری اس میں لشکر طیبہ ہے اور اس طرح کے دوسرے سپاہی صحابہ ہیں، اور یہ والی جو آرگنائزیشن ٹیررسٹ آرگنائزیشنز جن کو پاکستان خود بھی ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہی کہتا ہے، اس کے باوجود کہ ایک خاص گروپ ہے جس کی طرف پاکستان کی تھوڑی ہمدردی
ज़रूर है, और उसको इस वजह से पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जाता रहा, और पाकिस्तान इसमें डुअल रोल, कभी पॉलिसी ओपनली पाकिस्तान अपनी बयान ही नहीं कर पाया कि ये ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट है, इससे हमारा कोई लिंक नहीं है। और जब आप इस तरह का रोल रखेंगे तो फिर आपको यूएस भी नहीं मानेगा। अच्छा, अब जो 12 ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यहाँ पर काम कर रही हैं, और ये तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर आप दहशत गर्दी भी देखें कि जितनी 80,000, इमरान खान एक फिगर बताते हैं कि 80,000 लोग दहशत गर्दी की जद में आए, और उसमें अमेरिका को चाहिए कि अमेरिका पाकिस्तान के लिए बजाय इसके कि माने इस बात को कि हमारे साथ मिलकर शाना बशाना पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी जंग लड़ी है। चाहे वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान का मामला हो, 2001 के बाद हमारी आर्मी ने उनके साथ टोटल मिलकर ये वार ऑन टेरर लड़ी, और उसके बाद हमारा उसमें से $100 बिलियन का नुकसान पाकिस्तान को इन तमाम सालों में हुआ है। तो ये कितना बड़ा फिगर है कि पाकिस्तान जैसी इकॉनमी जो कि टोटली $10 बिलियन, $14 बिलियन पे खड़ी हो, तो इसमें वो भी है जो कि एड आती रही है, वो एड का भी पाकिस्तान को नुकसान हुआ। उसके बाद जो पाकिस्तान का $100 बिलियन है उसका वो भी नुकसान करवा लिया, लेकिन उसके बावजूद हम इस काबिल नहीं हुए। यूएस में हम इतना अंडरस्टैंडेबिलिटी हमारी उनके साथ नहीं बन सकी कि हम उनको आज इस बात पर मना लें कि हमारे यहाँ भी दहशतगर्दी, हमारे लोग मरे हैं। तो आप जो लोग मारने वाले हैं इनके भी तो नाम आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में जो हम देते हैं उनका दें। अगर कोई इंडिविजुअल्स हैं तो इंडिविजुअल्स को भी उस टेररिस्ट लिस्ट में डालना चाहिए, उनके नाम डालना चाहिए। हमने करवाए हैं, हमने जिंदाल को रिकग्नाइज़ करवाया है, हमने जो यहाँ पे कुलभूषण यादव था उसको हमने करवाया है। उनके यहाँ पे आके वो एक टेरर के लिए आया था ना, जो अभिनंदन आया था उसने भी यहाँ पे दहशत फैलाई थी, हमने भी रिकग्नाइज़ करवाए हैं। रोज़ लोग पकड़े जा रहे हैं, हफ्ते में कम से कम एक खबर कराची से आती है कि रा का रिंग पकड़ा गया। यहाँ पे इशू ये है कि हमें उसको हाईलाइट नहीं करना आता। इंटरनेशनल लेवल पर वो बंदा रिकॉग्नाइज नहीं ना होता कि ये टेररिस्ट है। अभी मिसाल एक देता हूँ, जब ये अटैक हुआ है यानी कि एयर स्ट्राइक की इंडिया ने पाकिस्तान में, उसमें पहले बयान आता है कि 2 पायलट्स पकड़े गए हैं, फिर कहा जाता है कि नहीं एक ही पकड़ा गया है। 2 ही थे, एक आम नॉलेज है, सबको पता 2 ही थे। एक का ताल्लुक इंडिया के साथ नहीं था, वो किसी और कंट्री का था, वो हमारे लोग हमारे इदारे खुद रख गए अपने पास। तो अब अगर इस चीज़ को वो मुद्दे को उठाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो वाला जो मुल्क है वो भी उसमें गंदा होगा, और उस मुल्क के साथ हम टक्कर नहीं ले सकते। क्योंकि वो एक मैं थोड़ी देर पहले गुजरा था इसी तरह के एक इदारे के बाहर से, वहाँ दीवार पे लिखा था कि मोमिन जो है ना वो बेतेग भी लड़ता है, ठीक है, वो ईमान के जज्बे से लड़ता है। तो शायद हमारा ईमान का जज्बा वो नहीं रहा, तो इसलिए हम लड़ नहीं पा रहे हैं। तो हम रिकग्नाइज़ करवाने में इस वजह से नहीं कामयाब क्योंकि हम डरते हैं, हमारी रोज़ी रोटी चल रही है और हमारे मुताबिक हमें वेंटिलेटर वहाँ से लगे हुए हैं, हम अपने वेंटिलेटर के पाइप पे पाँव नहीं रखना चाहते। उस्मान, अगर हम बात करें टेररिस्ट की, तो टेररिस्ट अटैक हर कंट्री में होते हैं, टेररिज्म हर जगह होती है, दहशतगर्दी हर जगह होती है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ हम ही क्यों बदनाम है? पाकिस्तान को ही क्यों गंदा कहा जाता है? पाकिस्तान को ही क्यों एज अ टेररिस्ट कंट्री करार दिया जाता है? सबसे बड़ी पहली चीज़ तो यह है कि उन्होंने इस्लाम के साथ टेररिज्म जोड़ना है, और दूसरा बहुत बड़ी गलती हमारी अपनी है कि हमने अपने स्टेट के अंदर बता के हमारे यहाँ पे बहुत टेररिज्म है, इमदादें बड़ी ली हुई हैं, हमें इमदाद उस नाम पे मिलती थी। तो वो हमने खुद बताया है कि हम एक स्टेट हैं जो टेररिज्म में घिरी हुई है, हमारी मदद की जाए। हमने आलमी फोरम्स पे, इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके चीख के गले फाड़ के कहा है कि हमारे यहाँ बड़ी दहशतगर्दी है, हमारी मदद की जाए। जब हम खुद कह रहे हों तो वो तो पहले ढूंढ रहे हैं चांस कि हमने जो सबसे ताकतवर इस्लामिक कंट्री है दुनिया के अंदर उसको एक टेररिस्ट स्टेट जो है वो डिक्लेयर कर दें। तो हमने अफगानिस्तान के अंदर ये किया, अमेरिका का साथ दिया सिर्फ डॉलर्स के बदले में, और फिर अपने आप को टेररिस्ट कंट्री बनवा लिया। वो जो कभी मुजाहिदीन थे वो बाद में टेररिस्ट बन गए। नेल्सन मंडेला से किसी ने पूछा था कि आप मुअम्मर गद्दाफी को या फिदुल कास्त्रो को क्यों मिल रहे हैं, उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो गलत लोग हैं, इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ बात करते हैं। तो नेल्सन मंडेला ने कहा था कि अमेरिका क्यों ये चाहता है या इसराइल या यूके क्यों ये चाहता है कि जो उनके दुश्मन है हम उनको अपना दुश्मन समझें, उनके साथ लड़ाई है होगी, इस वजह से वो उनको गलत कहते हैं, हमारी उनके साथ लड़ाई नहीं है। तो बेसिकली हमने लड़ाई किसी की लड़ी है, तो इस वजह से हम जिनको वो दहशतगर्द कहेंगे हमें उनको दहशतगर्द मानना पड़ेगा। और जब भी यहाँ पे टेररिज्म का वावेला होता है हमें इमदाद मिलना शुरू हो जाती है, हमारे इदारे, हम लोग खुद खुश रहते हैं अगर हमारे बारे में कहा जाए कि इस मुल्क में बड़े टेररिज्म है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।